जैसे कि मैंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था, आज हम इकोनॉमी से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, तो उसी में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर नोटिस करें तो आपके सब्जेक्ट में जो टॉपिक नेम है वो है बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, जो कि प्रीलिम्स में लिखा हुआ है ये टॉपिक का नाम। मेंस में वर्ल्ड इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी, इस तरीके से दो सेगमेंट्स में सेपरेटली डिवाइडेड है। अगर मेंस में अगर हम नजर डालें तो इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी है प्रीलिम्स में, उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें है बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज का मतलब होता है हमें एक टेंटेटिव आइडियाज लेने हैं, कुछ डेफिनेशंस है उनको समझना है, कुछ पर्पस है उनको समझना है, कोई ऑब्जेक्टिव है उनको उनके बारे में थोड़ी डिटेलिंग लेनी है। जिसमें फर्स्ट टॉपिक तो है बजटिंग, फिर बैंकिंग, फिर आगे पब्लिक फाइनेंस, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये सारी चीजें हैं। इनके बारे में बेसिक्स ही बोला हुआ है। वैसे बोलने को तो बेसिक बोल दिया, बट हमें यहां पर कुछ ना कुछ कहते हैं कि प्रॉपर डायग्नोस करना पड़ेगा इन टॉपिक्स को। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो देखो मेनली हम फोकस करेंगे बजटिंग पे। तो मेंस में अगर टॉपिक देखें तो मेंस में आपके लिए इंडियन जो इकोनॉमी वाला जो पोर्शन है उसमें सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन, देखो ये थोड़ा सा जो टॉपिक है ना, ये इस तरीके से है कि करंट अफेयर से आपको अपडेट रहना पड़ेगा, जिसमें मैं आपको बिना कोई डाउट के इंडियन एक्सप्रेस रेकमेंड करूंगा, तो वीडियोस आप देखा करो। ठीक है, इसके अलावा लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन, 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में हम देखेंगे, और थोड़ी बहुत फाइनेंस कमीशन के बारे में यहां पर भी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। एफआरबीएम एक्ट वैसे तो 2003 में आ गया था, पर एफआरबीएम एक्ट को इंप्लीमेंट करना अभी तक भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। जैसे कि यहां से पढ़ रहा है पता, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो फिस्कल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, तो ऐसे में फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये हो गया कि सरकार के पास में जो भी इनकम हो रही है जिसको हम रिसिप्ट बोलते हैं, और दूसरी तरफ सरकार से जो पैसा खर्च होता है दैट इज एक्सपेंडिचर, दोनों के बीच में एक रिलेशन जो है वो प्रॉपर मेंटेन हो, उसको मेंटेन रखना सरकार की जिम्मेदारी है। और वही चीज एफआरबीएम एक्ट के तहत बताई गई थी। ठीक है, एफआरबीएम का मतलब है बजट मैनेजमेंट। और साथ में ये भी देखेंगे फिस्कल रिफॉर्म्स क्या क्या इंट्रोड्यूस हुए हैं, कुछ हम पॉलिसीज के बारे में भी जानेंगे, बजटरी ट्रेंड्स क्या रहे हैं, कौन सी स्कीम के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है, वो सारी चीजें। तो ये तो देखो मेनली करंट अफेयर बेस्ड सारा कंटेंट रहेगा, जिसमें स्टैटिक प्लस डायनेमिक, मतलब करंट अफेयर्स के साथ में बेसिक्स को भी हम समझते हुए आगे चलेंगे। जैसे कि हमारा जो मेन अभी टारगेट है वो है प्रीलिम्स का, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे दैट इज बजटिंग। उसके बारे में ये फर्स्ट पार्ट रहेगा। तो फर्स्ट टॉपिक इज बेसिक नॉलेज ऑफ बजटिंग। इसमें सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बजट का मतलब क्या होता है और उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो बजट की डेफिनेशन यहां पर आपके सामने है। एक तरीके से एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है बजट। बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें आप क्या करते हो कि आने वाले एक साल में आप एक्सपेक्ट करते हो कि कितना तो पैसा सरकार को खर्च करना है और कितना पैसा सरकार के पास में इकट्ठा होगा। तो यही एक तरीके से इसी की कैलकुलेशन या इसी का एक आप कच्चा चिट्ठा तैयार करते हो, जिसके बेसिस पे ही आप आगे प्लान करते हो। कोई भी पॉलिसी है उसको इंप्लीमेंट करना, या कोई भी आप कह सकते हो कि हाँ जी सरकार के पास में इनकम कितनी होने वाली है जिसको रिसिप्ट बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट को कितना एक्सपेंडिचर करना है, उनके बीच का एक बैलेंस बनाना जरूरी होता है। सीधी सी बात है, जैसे कि अगर हम घर की बात करें तो हमारे यहां पर भी बजट ही बनता है कि भाई महीने की 30 तारीख या 30 तारीख, अगले महीने की 10 तारीख तक घर में सैलरी आ जाएगी मंथली बेसिस पे। तो आप प्लान कर लेते हो पहले से ही कि हाँ इस महीने में राशन कितने का आएगा, कितना हमें पेट्रोल फ्यूल जो भी हम डलवाते हैं गाड़ी का में या कोई भी टू व्हीलर है उसमें। तो बेसिकली हमने प्लान क्या किया कि एक्सपेंडिचर कितना है, और दूसरा ये एक्सपेक्टेशन लगा ली कि वाकई में आएगा कितना रेवेन्यू। तो यही चीज बजटिंग की गवर्नमेंट लेवल पे हो जाती है ना, उसी को हम बोल देते हैं बजट। और वैसे देखा जाए ना तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट जो वर्ड है वो कहीं पर भी मेंशन नहीं है। बजट वैसे तो बजटी वर्ड है, एक फ्रेंच वर्ड है, उसी से डिराइव्ड है। ओके, फ्रांस में एक मतलब लेदर से बनी हुई यू मानो एक फाइल होती है जिसमें बजट लेकर के आते हैं वहां के फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, तो उस तरीके से वहां पर वो बजट ही बोला जाता है उसको, और उसी के बेसिस पे इस डॉक्यूमेंट को भी बजट बोल दिया गया। वैसे बजट से रिलेटेड कोई वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है, बजट वर्ड है ही नहीं। तो ऐसे कई बार ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो बजट वर्ड है वो मेंशन किया हुआ है। ऐसे में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है वो है
एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये नाम लिखा हुआ है। तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये ध्यान रखोगे। फिर इसके बाद में देखें तो बजट का जो एस्टिमेशन होता है या जो पूरा प्रोविजन होता है उसमें कितना टाइम स्पेन कवर किया जाता है, दैट मींस कितने टाइम पीरियड के लिए एक ईयर का बजट बनता है, तो वो बनता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच में। इसका मतलब अगर हम अभी की बात करें तो अभी आपको पता है 2022-23 का बजट सेशन चल रहा है। इसमें अभी हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें बेसिक्स में, तो अभी इंडियन इकोनॉमी से थोड़ा लिंक करेंगे तो ठीक रहेगा हमारे लिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जो बजट है उस बजट में प्रोविजन किए जा रहे हैं कि 2022 की 1 अप्रैल, अब 1 अप्रैल आने वाली है आपको पता है, लगभग 10 दिन बाद में। फिर उसके बाद में 31 मार्च कौन से साल की, 2023 की, तब तक के पूरी प्लानिंग की जा रही है। अभी का जो बजट है ना उसमें प्रोविजन क्या होगा कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक सरकार के पास में कितना, तो सरकार के पास में इनकम आएगी जिसको हम बोलेंगे पब्लिक रेवेन्यू, और कितना सरकार खर्च करना चाहती है, चाहे फिर वो पब्लिक वेलफेयर हो, चाहे कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना हो, चाहे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना हो। तो ये जो स्पैन है ये आप ध्यान रखोगे। तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि एक बजट का जो पीरियड है या फिर जिसको हम बोलते हैं एक फाइनेंशियल ईयर है, वो हमारे यहां पर 2 कैलेंडर ईयर्स में फैला रहता है। जैसे कि अभी बताया कि 1 अप्रैल तो कौन से साल की है, 2022 की, और 31 मार्च कौन से साल की हो गई, 2023 की। तो कैलेंडर ईयर 2022 और कैलेंडर ईयर 2023 दोनों में हमारा ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये फैला हुआ है। ठीक है। दूसरा, बजट कोई सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे ही नहीं होता है, हमारे यहां पर बजट सेंट्रल गवर्नमेंट भी लाती है, तो स्टेट गवर्नमेंट भी प्रिपेयर करती है, और कुछ हद तक लोकल गवर्नमेंट भी। लोकल गवर्नमेंट्स में अगर सिटीज की बात करो तो वहां पर तो अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं, जिनमें आप देखते हो म्युनिसिपैलिटी नगर पालिका जिसको बोलते हैं, म्युनिसिपल काउंसिल नगर परिषद जिसको बोलते हैं, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसको हम बोलते हैं नगर निगम। और गांव के लेवल की बात करें तो वहां पर आपको इंस्टीट्यूशन मिलेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जिसमें अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पर आ जाती है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिला परिषद। और दूसरे लेवल पे ब्लॉक लेवल पे जिसको हम पंचायत समिति लेवल बोलते हैं, वहां पर भी कहीं ना कहीं ब्लॉक लेवल पे कुछ गांवों का ग्रुप होता है, उनके लिए प्लानिंग की जाती है, और जिसको हम पंचायत समिति बोलते हैं। और उसके बाद में फिर आ जाती है ग्राम पंचायत, ठीक है, जहां पर सरपंच पंच ये मिलकर के काम करते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बजट का जो प्रोसेस है इसमें इन्वॉल्वमेंट जहां जहां पर भी गवर्नमेंट्स हैं उन सबका रहता है। अब देखो बात ऐसी है, बजट बनाया क्यों जाता है? जैसे कि आपको पता है कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे 1947 में, तो हाल थे बहुत खराब, और उन खराब हालों में मेन तो थी एक तो पुअर्टी, दूसरी थी हंगर, और तीसरी बहुत सारी चीजें जैसे डिजीज हो गई या फिर कोई और इश्यूज। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने प्लान क्या किया कि हमारा देश कैसा होगा। देश का मतलब हो गया, यहां पर मैं बोलना चाह रहा हूं स्टेट, स्टेट का मतलब हो गया गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का काम क्या होगा? गवर्नमेंट का टारगेट रहेगा कि लोगों का कल्याण करना। वेलफेयर स्टेट का प्रोविजन किया हुआ है, और ये प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है। ओके, तो उसी के अंडर में ये प्रोविजन किया हुआ है कि सरकार ऐसे प्रोविजन करेगी जिससे कि लोगों का भला हो सके, और उस भले को इंश्योर करने में यहां पर बजट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट जब बजट में कोई भी पॉलिसी बना रही है, पॉलिसी का मतलब हो गया कि खर्चा करना, और एक खर्चा अगर सरकार करना चाह रही है तो उस खर्चे के लिए पैसा भी तो इकट्ठा करना पड़ेगा। तो ऐसे में बजट का अल्टीमेट जो टारगेट है वो क्या हो गया? वेलफेयर ऑफ पीपल। ठीक है, ये एक आप जरूर ध्यान रखोगे। तो हमारा बजट कैसा होता है? वेलफेयर बजट। इसके आगे अगर देखें तो बजट में किस किस बारे में पूरी डिटेलिंग मिलती है। एक तो भाई सरकार कहां कहां पे खर्चा करने वाली है इसके बारे में, और एक दूसरा कि रेवेन्यू कहां कहां से इकट्ठा करने वाली है सरकार, इनके बारे में भी पूरी प्लानिंग होती है। और साथ में जो भी स्कीम्स हैं, या तो कुछ स्कीम ऐसी होती हैं जो कि ऑलरेडी चल रही होती हैं, या फिर गवर्नमेंट कोई नई स्कीम लॉन्च करती है, तो ऐसे में उन पॉलिसीज के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि भाई हमें अचीव क्या करना है। जैसे अगर हम बात करें अभी नरेगा, नरेगा में आपको पता है कि गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के प्रोविजन किए हुए हैं। तो उसके लिए हर साल गवर्नमेंट जो है वो बजटरी एलोकेशन करती है। आपको ध्यान होगा कि कोविड-19 के टाइम पे जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया, बेरोजगारी
जिस हद से बढ़ी है ना, उस बेरोजगारी को टैकल करने में मनरेगा ने गांवों में बहुत हेल्प की है। और उसी हेल्प को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे पॉलिसी एक्सपर्ट्स की तो यह भी डिमांड थी कि नरेगा के लिए अभी गवर्नमेंट ने जो अलोकेशन किया है वो एनफ नहीं है, सरकार को और ज्यादा अलोकेट करना चाहिए। ये देखो, बेसिकली मैं वो चीजें बता रहा हूं जिन चीजों के बारे में ऑलरेडी हम इंडियन एक्सप्रेस के डिस्कशन में कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या हो गया कि गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं इन चीजों पर ध्यान रखेगी कि जी लोगों का भला कैसे इंश्योर हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके आगे अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात की जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एक सेकंड, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बजट की बात करें तो आर्टिकल 112 के अंडर में बताया हुआ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो हर साल एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब पूरे एक साल का पूरा लेन देन का जो लेखा जोखा है वो तैयार करेगी और उस लेखा जोखा के ऊपर पूरा डिस्कशन किया जाएगा पार्लियामेंट में। क्योंकि हम, आपको पता है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है कि वहां पर जो 3 पिलर्स हैं, एक तो लेजिस्लेचर, एक आपका एग्जीक्यूटिव हो गए जो गवर्नमेंट होती है वो, और एक आपकी जुडिशरी, तीनों में चेक एंड बैलेंस का काम होता है। तो ऐसे में जो पैसे का लेन देन है, पैसे का जो लेन देन है उसी के लिए हम कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं यहां पर बजट में जो मेन टारगेट है वो पैसे का ही तो है। तो उस टारगेट में कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव्स तो प्लान करेंगे कि हाँ जी क्या हमारे पास में आगे स्कीम बननी चाहिए, और उस पर फिर वोटिंग की जाएगी। किसके द्वारा वोटिंग की जाएगी? जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दीज आर एमपीज, जिनको हम इलेक्ट करके भेजते हैं, जो हमारे डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे फिर अप्रूवल लेना जरूरी है। तो इस केस में पार्लियामेंट का रोल आ जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे में आर्टिकल 112 ये आप जरूर याद रखोगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल के अंडर में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम बजट बोलते हैं, उसके बारे में प्रोविजन किया हुआ है। किसके लिए? यूनियन बजट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तैयार करेगी। तो वो है आर्टिकल 112। इसके आगे अगर हम देखें, फाइनेंस कमीशन की बात हमने अभी, वो जो हमने सिलेबस एनालिसिस किया था उसमें यह आ रहा था कि जी लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन, अभी 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं वो चल रही है, राइट। तो 2021 से 2025 तक उसी की रिकमेंडेशन चलेगी। तो फाइनेंस कमीशन है ना, आर्टिकल 280 के अंडर हमारे जो प्रेसिडेंट है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, हर 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। और उस फाइनेंस कमीशन का काम क्या होगा कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टर्म्स ऑफ रेफरेंस डिसाइड की जाएगी, उन टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे अपनी रिकमेंडेशन देनी होगी कि कैसे हम वेलफेयरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं, हमारे लोगों को गरीबी से निकाल सकते हैं, हमारे लोगों की जो लाइवलीहुड है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। फिर इसके आगे जैसे जैसे हम आगे स्लाइड्स को आगे प्रोसीड करेंगे तो आपके लिए एक तो मिलेगा मनी बिल। मनी बिल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 110 के अंडर में प्रोविजन दिए हुए हैं। इसमें सीधी सी डेफिनेशन ये आती है कि जब पैसे के लेन देन की बात आए ना, टैक्स हो या फिर नॉन टैक्स हो, तो उनसे संबंधित अगर कोई भी बिल है तो उसको मनी बिल बोल दिया जाएगा। वैसे ये जो कंटेंट है ना, ये सारा जो आर्टिकल्स को मेंशन किया गया है, ये आपको इंडियन पॉलिटी के अंडर में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। पर यहां पर क्या है, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आ रहा है तो हमें समझना, कम से कम एक चीज याद तो रखनी जरूरी है। हो सकता है इन आर्टिकल्स में से आपको प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन मिल भी जाए कि भाई एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस आर्टिकल से एसोसिएटेड है, फाइनेंस कमीशन कितने सालों में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, आर्टिकल कौन सा है। इसी तरीके से फाइनेंस बिल के लिए भी आर्टिकल 117 है। देखो एक प्रॉपर कहते हैं ना कि डिस्क्रिमिनेशन या फिर जो गैप है वो अवेलेबल है, मतलब एक कंपैरिजन मनी बिल और फाइनेंस बिल से संबंधित। तो मनी बिल और फाइनेंस बिल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं यहीं पे क्लियर कर दूं आपको। देखो मनी बिल से, तो मनी बिल का लेन देन होता है जो भारत की जो निधि है, मतलब गवर्नमेंट के अंडर में जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, जिसमें टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू आकर के पैसा आके गिरता है, पैसा आकर के इकट्ठा होता है, उसमें से पैसा निकालने के लिए जब भी कोई बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो उस बिल को कहा जाएगा मनी बिल। इसका मतलब क्या होगा कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट से मनी बिल पारित करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज,
मनी बिल जो है वो अपने आप में एक अलग ही आइडेंटिटी रखता है, अलग ही सेगमेंट रखता है। इसका यूं मानो कि जिस तरीके से पार्लियामेंट में कॉन्फिडेंस मोशन होता है, कॉन्फिडेंस या नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, जिसके तहत अगर वो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं पारित होता, मान लो कि सरकार को साबित करना है कि जी हमारे पास में लोकसभा में मेजोरिटी है और वो कॉन्फिडेंस मोशन है वो फेल हो गया, तो इस केस में सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर और उसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। तो ऐसे ही मनी बिल अगर रुक गया ना तो उस केस में भी उनको रिजाइन करना पड़ता है, ठीक है। और दूसरी तरफ फाइनेंस बिल एक जनरल बिल की तरह ट्रीट हो सकता है, जिसके दो पार्ट होते हैं, एक तो फाइनेंस बिल फर्स्ट, फाइनेंस बिल सेकंड। फाइनेंस बिल सेकंड जो होता है ना वो तो देखो ऑर्डिनरी बिल की तरह होता है, जबकि फर्स्ट बिल होता है उसमें थोड़ा सा यूं बिहेवियर होता है कि आप मानो कि जैसे मनी बिल की तरह ही उसको ट्रीट किया जा रहा है। तो मनी बिल में तो क्या है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आप पैसा निकलवाना चाह रहे हो और आप उसके लिए कारण बताओगे कि क्यों पैसा निकलवाना है आपको, तो वो आप चीज बताओगे। और दूसरी तरफ अगर आप देखो फाइनेंस बिल की अगर बात करें तो फाइनेंस बिल में ये चीजें बताई जाती है कि कहां से पैसा आएगा और पैसा आने का तरीका क्या होगा। ये सारी चीजें हम जब पॉलिटी डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझ में आएगी। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और इसमें जो देख सकते हो आर्टिकल 266 के तहत कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो कि हमें यहां पर देखने थे। इसके आगे अगर देखें तो सवाल यह आता है कि भाई बजट है वो लाया जाता है तो उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रोग्राम क्या रहता है। तो सबसे पहला तो है रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब यह हो गया कि भाई आपको इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। रीडिस्ट्रीब्यूट का मतलब यह हो गया कि जो एलिजिबल इंडिविजुअल्स है जिनके पास में कुछ पैसा है जो कि कैपेबल एनफ है, आप उन पे तो लगाओ टैक्स, और जो लोग कैपेबल एनफ नहीं है, जिनकी कंडीशन अच्छी नहीं है सोशली या इकोनॉमिकली, आप उनको दो सब्सिडी। तो ये प्रोविजन क्या हो जाता है इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन का। तो ओवरऑल आपने क्या इंश्योर किया, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो है देश की उसको सुधारने के लिए रिसोर्सेस को प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड की। मतलब जिसके पास में पैसा है उससे टैक्स लिया और जिसके पास में गरीबी है उसको वो सब्सिडी के तौर पे हेल्प प्रोवाइड की। फॉर एग्जांपल टैक्सेशन के तौर के अगर बात करें तो हम इनकम टैक्स प्रोवाइड करते हैं, या जीएसटी में भी अलग अलग स्लैब्स अवेलेबल हैं जिसमें 28% हाईएस्ट स्लैब है। अब आप देखो 28% हाईएस्ट स्लैब है ना, वो किस पे लगती है, जो डीमेरिट गुड्स हैं या जिनको हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं लग्जरी आइटम्स हैं। तो ऐसे में इन गुड्स को कंज्यूम कौन करेगा, जिसके पास पैसा है। तो ऐसे में यहां पर 28% टैक्स जीएसटी के तौर पे देना होगा उन लोगों को, और वही चीज फिर बाद में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा गरीबों में, चाहे फिर वो पीडीएस सिस्टम के तहत बात कर लो, या फिर आप देख सकते हो कि कोविड के टाइम पे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो शुरू की गई थी, ठीक है, इस तरीके की स्कीम्स फिर गवर्नमेंट शुरू कर देती है, राइट। इसके आगे दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज इनइक्वालिटीज को खत्म करना, चाहे वो इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जैक्टली ये चीज ऊपर थी कि रिसोर्सेज को रिलोकेट करना, रीअलोकेट कर रहे हो, तो ऐसे में भी तो जिन लोगों के पास में पैसा है, अगर कार्ल मार्क्स की बात करें, जो लोग हैव्स हैं उनसे पैसा लेकर के हैव नॉट्स की तरफ लेके जाना। तो बेसिकली ये जो अप्रोच है ना, इस अप्रोच को हम बोलेंगे सोशलिज्म। और आपको आइडिया होना चाहिए कि जी हमारी इकोनॉमी जो है दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, और मिक्स्ड इकोनॉमी में आप सोशलिज्म प्लस कैपिटलिज्म दोनों की बात करते हो। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि हमारी इकोनॉमी में पैसा बनाने का भी राइट है, तो अगर आपने ज्यादा पैसा बना लिया तो आप पे टैक्स भी लगाया जाएगा जिससे कि गरीबों की हेल्प की जा सके। तो ये चीज हो गई। थर्ड जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है दैट इज कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई सीधी सी बात है, बजट आप किस लिए तैयार करते हो घर पे, कि कैसे भी करके हमारे घर में जो नीडी पर्सन्स हैं उनकी हेल्प की जा सके, और साथ में कैसे भी करके हम प्रोग्रेस कर सके, इकोनॉमिकली खुद को राइज कर सके। तो ऐसे में एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा है, 1 सेकेंड, हाँ, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा आ जाए और सेविंग्स भी अच्छी खासी हो। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, इसमें एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर इन्वेस्टमेंट आता है ना, 1 सेकेंड थोड़ा नीचे आ गया मैं ज्यादा ही, अगर इन्वेस्टमेंट आता है तो सीधी सी बात है कुछ नया काम होगा, नई मशीनों की रिक्वायरमेंट होगी, मशीन अगर बन रही है तो सीधी सी बात है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, लोगों को सैलरी मिलेगी,
सैलरी मिलेगी तो लोग डिमांड क्रिएट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट अपने आप आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है जी। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट को भी इंक्रीज करना है और साथ में लोगों के पास में सेविंग्स भी हो, कल को ना अगर कोई अनफोर्सीन सरकमस्टांस आए तो उसको हम डील कर सकें, तो सेविंग्स का भी एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। इसके लिए देखो, बजट में जो प्लान किया जाता है ना, उसका मेन फोकस रहता है कि कम से कम इतने रिसोर्सेस तो तैयार हो जिससे कि सरकार के पास में पैसा हो और वो पैसा जो है वो पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट कर सके, जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल्स, इनमें इन्वेस्टमेंट किया जाए तो जो गरीब परिवारों से जो बच्चे आते हैं उनको एजुकेशन प्रॉपर्ली दी जा सके। इसके आगे अगर देखें तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो बजट का ऑब्जेक्टिव है, दैट इज, जो कि आप यहां पर देख सकते हो कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर के आना। देखो, गवर्नमेंट हमेशा जब भी बजट प्लान करती है ना, तो टारगेट ये रहता है कि हमारी इकोनॉमी में जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो भी हम खुद भी हैं, इवन डोमेस्टिक जो इंडिविजुअल्स हैं, उनका भी उसमें कॉन्फिडेंस बना रहे, क्योंकि इकोनॉमी इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। इसका एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। आप मान लो कि कहीं कोई शॉपकीपर के पास में गए और आपने अपने पॉकेट से 500 रुपए निकाल करके उसको पे कर दिया कि जी ये 500 रुपए लो और आप मुझे इन 500 रुपए के बदले ये सामान दे दो, लिस्ट दे दी। इतने में वो शॉपकीपर बोलता है कि सॉरी, ये आपका नकली नोट है, ये काउंटरफीट करेंसी है, आपका ये नोट नहीं चलेगा। इतने में आपका क्या टेंशन आने लग जाएगी कि भाई ये क्या कर दिया, मैं तो बहुत शिद्दत से कमा करके लेके आया था ये 500 रुपए। तो ऐसे में एक सेकंड में कॉन्फिडेंस डाउन चला जाता है। तो इकोनॉमी इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। तो इसके लिए क्या है कि सरकार जब भी बजट बनाए ना, तो बजट में ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है कि कैसे भी हम हमारी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सके, क्योंकि जब कहीं पर भी कोई इकोनॉमी स्टेबल होती है तो वहां पर इन्वेस्टमेंट और अच्छे से अट्रैक्ट होता है। ठीक है। तो ऐसे में बजट में ये एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि फ्लक्चुएशंस को अवॉइड किया जाए। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, आज कुछ और है, पता पड़ा 2 महीने के बाद में कुछ और पॉलिसी है, तो ऐसे में फिर जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं आ पाएगा, प्लानिंग है लोगों की वो खत्म हो जाएगी और अल्टीमेट टारगेट आपको पता पड़ गया। तो ऐसे में मान लो कि हमारे यहां पर डिफ्लेशन का माहौल बना हुआ है। जैसे आपको ध्यान होगा कि कोविड जब आउटब्रेक हुआ था तब तो सबसे बड़ी समस्या थी कि डिमांड है वो रुक गई। अब डिमांड रुक गई तो इसका मतलब क्या हो गया, मार्केट में डिमांड नहीं है तो जो सप्लाई है वो एक्सेस में हो गई। भाई सीधी सी बात है, जो चीजें पहले कंज्यूम हो रही थी उन चीजों की डिमांड एकदम से रुक गई, तो उस केस में क्या हो गया, इकोनॉमी में एक जो सर्कुलेशन होना चाहिए वो सर्कुलेशन रुक जाता है। तो उस केस में क्या है, कहीं ना कहीं सिचुएशन बन जाती है डिफ्लेशन। इसका मतलब जो चीज कल 10 रुपए की बिक रही थी वो अब सिर्फ 5 रुपए में बिकने लग गई। अब आप बताओ कि 10 रुपए में जो माल बिक रहा था वो अगर 5 में बिकेगा तो दुकानदार को नुकसान हुआ कि नहीं। तो इस केस में सरकार को क्या करना पड़ता है, सरकार को डेफिसिट बजटिंग करनी पड़ती है। कैसे, जब भी बजट में अगर आप देखो कि जब एक्सपेंडिचर आपका एक्सीड कर जाता है रेवेन्यू से, मतलब रेवेन्यू से ज्यादा अगर आप खर्चा कर देते हो ना, जितना इनकम हुई उससे ज्यादा खर्चा कर दिया, तो उसको बोल देते हैं डेफिसिट बजट। और डेफिसिट बजट कब करना पड़ता है, जब मार्केट में डिमांड नहीं होती, और डिमांड अगर कम है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों के हाथों में रुपी सर्कुलेशन राइज करना होगा, और उसके लिए क्या करना पड़ता है सरकार को, खर्चा, चाहे फिर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करे या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू का मतलब चाहे लोगों को सीधा अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करे, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, या फिर गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर करे। फॉर एग्जांपल रेलवे लाइन डालनी है, रोड कंस्ट्रक्ट करना है, कोई ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना है, जिससे कि लोगों को रोजगार मिले, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और उनके हाथ में पैसा आएगा तो वो ऑटोमेटिकली डिमांड करेंगे, और डिमांड करेंगे तो ये 5-10 रुपए की चीज जो 5 रुपए में बिक रही थी वो फिर से डिमांड राइज होने की वजह से 10 रुपए तक बढ़ जाए। तो ऐसे में जब भी डिफ्लेशन होती है, मंदी का माहौल होता है, तब सरकार को पैसा खर्च करना पड़ता है। दिस इज कीन्शियन थ्योरी, इसको बोलते हैं जो जॉन माइनार्ड कीन्स ने कॉन्सेप्ट दिया था ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे, वो वाला कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई होता है। फिर आ जाओ सरप्लस बजट। भाई सीधी सी बात है, अभी अगर इकोनॉमी की बात करें, अगर आप कंटिन्यू मुझे फॉलो कर रहे हो जो हम डिस्कशन करते हैं न्यूज में और एडिटोरियल में, तो इन्फ्लेशन की बात बहुत चल रही है कि भाई महंगाई बहुत ज्यादा है। इवन आज ही पी चिदम्बरम जी का एक आर्टिकल डिस्कस किया था सुबह, तो उसमें क्या था कि इन्फ्लेशन जो है, फूड इन्फ्लेशन
5.8% के लगभग चल रही है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड जो इन्फ्लेशन है दैट इज अराउंड 6.1%, जो कि अपने आप में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो टारगेट दिया हुआ है दैट इज 4 ± 2%, उसको भी ब्रीच कर गई है। तो इस केस में क्या है कि कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ी हुई है। और महंगाई कब बढ़ेगी भाई, सिंपल सी बात है, लोगों के हाथों में अगर पैसा ज्यादा है, लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, तो महंगाई बढ़ जाती है। या तो एक कारण यह है कि डिमांड बढ़ गई, और दूसरी तरफ कारण क्या होता है कि मान लो सप्लाई नहीं आ रही है, प्रॉपर सप्लाई रुकी पड़ी है। डिमांड तो वैसी की वैसी है, पर सप्लाई अगर कम हो गई तो मार्केट में उस पर्टिकुलर कमोडिटी की या उस पर्टिकुलर सर्विस की या उस गुड की अवेलेबिलिटी जब शॉर्ट हो जाएगी, तो उसका रिजल्ट ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं इंफ्लेशन बढ़ जाती है। ओके, तो ये चीज हो गई। तो इस केस में सरकार को क्या करना पड़ता है, सरप्लस बजट बनाना पड़ता है। सरप्लस बजट में क्या हो गया, गवर्नमेंट है वो टैक्स रेट्स को हाई कर देगी। टैक्स रेट जब हाई होगी तो क्या होगा, मार्केट में जो पैसा घूम रहा है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और जब एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो जाए तो उससे फायदा क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो मार्केट में जो सर्कुलेशन है वो रुक जाता है। अब एक बार आप लोग होल्ड करोगे 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में थोड़ा सा एक बार स्टेटस चेक करूंगा। चलिए, अभी क्या रिकॉर्डिंग रुक गई थी इसलिए थोड़ा सा ये देखना पड़ गया। खैर कोई नहीं, आ जाते हैं अपन फिर से टॉपिक पे। तो 1 सेकेंड में पेन ले लूं। ओके, तो इस तरीके से बजट जो है ये प्लान किया जाता है। ओके, इन्फ्लेशन है, महंगाई ज्यादा है, तो मार्केट से पैसा एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, तो सरकार क्या करेगी, टैक्स को राइज कर देगी, जिसका रिजल्ट ये रहेगा कि पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। ओके, और इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पॉसिबल हो पाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट जो है दैट इज पब्लिक एंटरप्राइजेस को मैनेज करना। भाई सीधी सी बात है, सरकार के अंडर में जैसे बीएसएनएल है, या मान लो कि इंडियन ऑयल की बात कर लो, ये जो है ऐसी कंपनीज है जो कि सरकार जो है वो अपने हिसाब से चलाती है। तो इस केस में एक इंपॉर्टेंट चीज जो आती है दैट इज तो मैनेज किया जाएगा पब्लिक एंटरप्राइजेस को, जिसमें पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज जो हैं वो अपना जो उनको मैनेज करने का काम रहता है गवर्नमेंट का। भाई सीधी सी बात है, बीएसएनएल हो गया या कोई भी कंपनी अगर काम कर रही है तो उस कंपनी को कंटिन्यू करना सरकार के लिए जरूरी इसलिए है कि लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिले, और गवर्नमेंट जॉब का मेन टारगेट होता है पब्लिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो रिजर्वेशन के इनके प्रोविजन भी रखती है अपने पास में। ठीक है, और इसके अलावा अगर देखें तो कुछ बिजनेस है उनमें भी अपना कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट को इंप्लीमेंट करना होता है, और फाइनेंशियल सपोर्ट भी देना होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से नरेगा वाला एग्जांपल ऑलरेडी हमने दे ही दिया है। इसके अलावा रीजनल डिफरेंसेस को रिड्यूस करने का काम भी करता है ये जो पर्टिकुलर हम सेगमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं कि बजट का काम क्या है। तो इसमें रीजनल डिफरेंसेस को रिड्यूस करने का काम भी है। कैसे कि मान लो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की अगर बात करें तो वहां पर आप देखोगे कि डेवलपमेंट कहीं ना कहीं कम है, और दूसरी तरफ अगर सदर्न स्टेट्स की बात करें जिसमें तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका ये कुछ स्टेट्स हैं, इनकी अगर बात करें तो यहां पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज थोड़ी सी कम है। तो इस केस में क्या हो जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने की टेंडेंसी रखेगी। क्यों? क्योंकि सदर्न स्टेट्स में तो लोगों के पास में ऑलरेडी पैसा बहुत है और वो डेवलप्ड भी है। तो उस केस में अब गवर्नमेंट जो है वो फोकस करेगी लीस्ट डेवलप्ड रीजन्स में। तो ऐसे में अलग अलग एरियाज में अगर कोई इनइक्वालिटीज हैं तो उन इनइक्वालिटीज को खत्म करने का काम भी
बजट करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमें देखनी थी। इसके आगे अगर देखें तो नेक्स्ट आ जाता है कि बजट में प्रोविजंस जो है वो होते क्या क्या है, क्या क्या चीजें वहां पर स्टोर मतलब मेंशन की हुई रहती है। तो उनमें आप यहां पर देख सकते हो, सबसे पहली चीज तो कि रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट, इनके बारे में मेंशन किया हुआ होता है। रेवेन्यू का मतलब हो गया कि सरकार के पास में आमदनी कितनी आ रही है, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब ये हो गया कि सरकार का हिस्सा, या जिसको आप बोल सकते हो कि जिसमें कहीं भी कोई कंपनी में से हिस्सा बेच करके सरकार अगर अपना पैसा निकालती है डिसइन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, या फिर हम जिसको ये कहें कि जी सरकार जो है वो लोन ले रही है कहीं से, तो वो कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। इसकी डिटेल हम आगे देखेंगे। साथ में बजट में ये भी होता है कि रेवेन्यू कलेक्ट कैसे किया जाएगा, जैसे कि कितना तो टैक्स और कितना नॉन टैक्स, दोनों इन चीजों के बारे में डिटेलिंग होती है। खर्चा किन किन स्कीम्स पे किया जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा या कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, वो मेंशन किया हुआ होता है बजट में। अगर हम एक्चुअल रिसिप्ट्स की बात करें कि कहां से पैसा आएगा या कहां को पैसा जाएगा एक्सपेंडिचर में, तो उसमें जो अभी जिस फाइनेंशियल ईयर की हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर जो है उसका बजट सेशन अभी चल रहा है, और बजट सेशन अभी का चल रहा है, पर इस सेशन के टाइम पे ही आपको यह भी पता पड़ रहा है साथ साथ में कि 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें एक्चुअल में कितना पैसा सरकार के पास में आया और कितना सरकार ने पैसा खर्च किया, यह भी मेंशन होता है। अभी का जो बजट चल रहा है इसमें 2022-23 इस बजट का प्रोविजन जो है वो तो ये है कि आने वाले एक साल में गवर्नमेंट के पास में पैसा कहां से आएगा और सरकार कहां कहां पैसा खर्च करेगी। जबकि इसी के साथ साथ में गवर्नमेंट जो है वो 2021-22 के बजट के भी डिटेल्स देती है कि पिछले साल हमने ये एक्सपेक्टेशन रखी थी और ये चीजें हमने अचीव कर ली है कि हाँ कितना बजट रेवेन्यू कलेक्ट हुआ, कितना हमने खर्च किया। इसके अलावा आने वाले साल के लिए प्रॉपर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ये चीज हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं, जिसमें टैक्सेशन क्या होगा ये प्रोविजन, या फिर आप देख सकते हो रेवेन्यू प्रोस्पेक्ट क्या होगा ये प्रोविजन। इसके अलावा खर्चे कौन कौन सी स्कीम्स के अंडर में किए जाएंगे, कोई नया स्कीम, कोई नया प्रोजेक्ट, ये सारी चीजें भी अनाउंस की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा बजट में। तो बजट में इंपॉर्टेंट कंटेंट क्या है वो भी हमने देख लिया। फिर इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है दैट इज कि पार्लियामेंट में जब बजट इंट्रोड्यूस होता है तो उस टाइम पर क्या प्रोसेस रहता है बजट के पास होने का। तो इसमें आप देख सकते हो, एक तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि पार्लियामेंट में बजट है वो 6 स्टेजेस से पास होता है। 6 स्टेजेस में अगर देखें तो फर्स्ट तो है कि फाइनेंस मिनिस्टर बजट को रिप्रेजेंट करती है, प्रेजेंट करती है कि हाँ जी मैं बजट इंट्रोड्यूस करना चाहती हूं, या अभी निर्मला सीतारमण जी इसलिए चाहती हूं बोला गया है। इसके आगे फिर एक जनरल डिस्कशन होता है। जनरल डिस्कशन में कि उस बजट की एक एक कॉपी है वो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है और मेंबर्स फिर अपने ओपिनियन तैयार करते हैं कि हाँ जी बजट में आपने क्या रखा है, क्या चीजों की कमी है, या फिर क्या चीजें हम एड ऑन कर सकते हैं। और बाकी रही सही में बजट के अलावा दूसरे जो बिल्स हैं या दूसरे जो इश्यूज हैं उन पर भी प्रॉपर डिस्कशन होता है, ठीक है। फिर बाद में वो बजट जो है वो डिपार्टमेंटल कमिटीज को हैंडओवर कर दिया जाता है। जैसे कि मान लो कि डिफेंस के लिए बजट कितना अलोकेट किया जा रहा है, होम मिनिस्ट्री के द्वारा बॉर्डर एरियाज को डेवलप करने के लिए कितना बजट है, तो उसी के हिसाब से उन डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड जो भी कमिटीज हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज, उनके पास में वो बजट की कॉपी दे दी जाती है और वो फिर स्क्रूटिनाइज करती हैं। स्क्रूटिनाइज का मतलब पूरा एनालाइज करना कि कहीं कोई कमी है, कुछ एड ऑन करना है, कुछ माइनस में करना है, या कुछ और एडिशन किया जा सकता है पॉलिसी में, वो सारी चीजें रिकमेंड की जाती है। इसके अलावा फिर बाद में सेशन शुरू होता है, तब होती है डिमांड फॉर ग्रांट्स। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो ये डिमांड करती है कि जी आपने बजट को अच्छे से देख लिया है, इस बजट में ये स्कीम्स हैं, इस तरीके से हमारे पास में पैसा आने का स्कोप है, इस तरीके से पैसा हम खर्च करेंगे। तो ये पूरा प्रोविजन उन्होंने पहले डिटेल में बता दिया। और रही सही में डिपार्टमेंटल कमिटीज की जो स्क्रूटिनी है, इन्वेस्टिगेशन है, उसकी रिपोर्ट भी उनके पास में आ जाती है। तो अब क्या है, वोटिंग करवाई जाती है कि भाई ग्रांट्स दिए जाएं। अब उन ग्रांट्स में क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट को कोई भी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए कितने रुपए की जरूरत है वो बताया जाएगा।
स्टेट्स को अगर सपोर्ट देना है फाइनेंशियल, उसके लिए पैसे की बात की जाएगी, और इसके अलावा स्टेट्स को जो ग्रांट्स देना है उसकी बात की जाएगी। तो ये पॉइंट क्या शो करता है कि बजट में जो पैसे की रिक्वायरमेंट है उसकी डिमांड्स को रखा जाएगा, और उसमें मेन फोकस है ग्रांट्स पे कि भाई हमें ये हेल्प प्रोवाइड करनी जरूरी है, चाहे वो स्टेट्स के लिए हो या फिर कोई भी वल्नरेबल सेक्शन हो सोसाइटी का, उसके लिए, जो कि बजट में मेंशन किया हुआ है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज होती है, वो होती है अप्रोप्रिएशन बिल। भाई ये एक तरीके का मनी बिल होता है, और मनी बिल में क्या होता है, लोकसभा का बोलबाला होता है। क्योंकि हमारे अगर कोई डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स की अगर हम बात करें तो वो होते हैं, अगर हम डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स की अगर बात करें तो हमारे डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में बैठते हैं, जबकि राज्यसभा में तो इनडायरेक्ट इलेक्शन के बेसिस पे जाते हैं। तो ऐसे में जब भी अप्रोप्रिएट बिल, जो कि एक मनी बिल है, उसके बारे में कोई भी प्रोसीडिंग होगी तो इसमें से अपर से किसका रहेगा, लोकसभा का। तो लोकसभा जो बात बोलेगी ना वो चीज ही मानी जाती है। हाँ बेशक ये बिल जो है फिर राज्यसभा में भी ट्रांसफर किया जाता है, पर राज्यसभा उसमें केवल और केवल रिकमेंडेशंस दे सकती है। उन रिकमेंडेशंस को लोकसभा माने या ना माने इस पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि ये मनी बिल है, और मनी बिल को मनी बिल डिसाइड कौन करेगा कि कौन सा बिल मनी बिल है, कौन सा फाइनेंस बिल है, दैट इज बीइंग डिसाइडेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। और स्पीकर ऑफ लोकसभा ने जो बात कह दी ना वो चीज फाइनल रहेगी। फिर जब अप्रोप्रिएशन बिल का पासिंग हो जाए फिर फाइनेंस बिल। अप्रोप्रिएशन बिल का मतलब मैंने बता दिया था आपको कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उससे जो पैसा निकाला जाता है, ठीक है, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उससे जो पैसा निकाला जाता है उसके लिए गवर्नमेंट पूरा प्लान बताती है, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर देखें फाइनेंस बिल, इसमें यह बताया जाएगा कि पैसा किन किन स्कीम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जा रहा है, पूरी डिटेलिंग होती है। एक में तो केवल आपने बता दिया कि भाई पैसा चाहिए है, और दूसरा आप क्या बताओगे कि पैसा आएगा कैसे और पैसे को हम यूज कैसे करेंगे, वो डिटेलिंग दे दी, वो फाइनेंस बिल होती है। अब फाइनेंस बिल में भी आप देखो दो तरीके के फाइनेंस बिल होते हैं, फाइनेंस बिल फर्स्ट, फाइनेंस बिल सेकंड। फाइनेंस बिल फर्स्ट है वो तो मोर और लेस जो है वो मनी बिल की तरह ही ट्रीट होता है, ठीक है। और मनी बिल में देखो लोकसभा का अपर हैंड होता है, और मनी बिल पारित होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है लोकसभा में। अगर मनी बिल पास नहीं हुआ लोकसभा में, इसका मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी नहीं है लोकसभा में। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या सिस्टम होता है कि सरकार तब तक ही चलती है जब तक आपके पास में लोअर हाउस, दैट मींस लोकसभा में आपके पास में कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस का मतलब हो गया कि आपके पास में मेजॉरिटी है तभी। तो ऐसे में अगर मनी बिल फेल हो रहा है ना लोकसभा में, इसका मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है लोकसभा में आपका, और ऐसे में सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। और ये जो मनी बिल, अप्रोप्रिएशन बिल है ना, यही अपने आप में बजट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। फाइनेंस बिल में जो फर्स्ट फाइनेंस बिल होता है, फाइनेंस बिल फर्स्ट, वो तो देखो सीधी सी है, मनी बिल की तरह ट्रीट होता है लोकसभा। अच्छा एक चीज और, मनी बिल केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, राज्यसभा में नहीं होता है। दूसरी तरफ अप्रोप्रिएशन बिल की बात करें, ये होगी फाइनेंस बिल फर्स्ट, ये भी लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, इसमें भी अपर हैंड लोकसभा का ही रहता है। जबकि ये जो फाइनेंस बिल 2 है ये एक कॉमन बिल की तरह होता है जो राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, और राज्यसभा और लोकसभा दोनों को इक्वल राइट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये 6 स्टेजेस हैं जिनसे पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग्स चलती हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन था वो हमने देखा। इसके आगे सवाल ये आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में नोडल एजेंसी का काम कौन करता है, मतलब ये कि बजट को तैयार कौन करता है भाई। तो इसका आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर ही आता है। उसी के अंडर में एक डिवीजन है दैट इज बजट डिवीजन, ये नोडल एजेंसी का काम करती है बजट प्रिपरेशन में। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी वो एक कि यहां तक हमें जो चीजें देखनी थी वो हमने देख ली है। ये जो डेमो क्लास है ये आपको पूरी कंप्लीट नहीं मिलेगी शायद टीचमेंट पे, क्योंकि बीच में रिकॉर्डिंग रुक गई थी। तो ये वीडियो आपको कंप्लीट मिल जाएगा यूट्यूब पे, क्योंकि ये डेमो क्लास है तो कोई इश्यू नहीं है, आपको यूट्यूब पे पूरा का पूरा ऐसे कैसे मिल जाएगा। दूसरा, कल एक क्वेश्चन आया था जब मैंने बाद में फीडबैक मांगा था कि सर आप लाइव इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो मैंने ट्राई किया कि यहां पर साइड में कहीं पर भी कैमरे का एडजस्टमेंट हो जाए, आपको मेरी फोटो दिखती रहे।
हम प्रॉपर इंटरेक्ट कर पाए, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। मैं 1-2 दिन में लैपटॉप अरेंज कर लूंगा बढ़िया, ठीक है। इसके अलावा जो फी की बात है वो पहले ही मैं बोल चुका हूं कि ये डेमो क्लास जो थी, ये सेकंड डेमो क्लास कंप्लीट हो गई है। अब जिन लोगों को भी कंटिन्यू करना है, जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन फी 200 रुपीज दे रखी है, वो लोग तो देखो 22 मतलब परसों तक अपनी कंप्लीट फी, बचे हुए जो 800 रुपए हैं वो भी पे कर देंगे, ठीक है, जिससे कि फिर वो कंटिन्यू कर पाएंगे विदाउट एनी हर्डल। दूसरी चीज, जो लोग न्यूली रजिस्टर करना चाहते हैं वो लोग 1000 रुपीज दे करके और फिर बाद में 1 महीने के लिए कंटिन्यू कर पाएंगे, और फिर बाद में जो नेक्स्ट मंथ की जो फी होगी वो आपसे कलेक्ट की जाएगी 22 ऑफ अप्रैल, ठीक है। तो इस तरीके से एक माइन्यूट फीस के बेसिस पे ये काम चलेगा, जो कि शायद मुझे जहां तक पता है 10th या 12th के जो स्टूडेंट्स है ना, वो अपनी ट्यूशन फी देते हैं इतना, तो जबकि आपको यहां पर एक RAS लेवल की प्रिपरेशन प्रोवाइड की जा रही है। पर एक चीज मैं आपको एक बड़ी अच्छे से क्लियर करना चाहता हूं कि ये फी 1000 से कम ही होगी आने वाले टाइम पे, बढ़ेगी नहीं। बस डिपेंड ये करता है स्टूडेंट स्ट्रेंथ, ठीक है ना। और कोई अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और कमेंट बॉक्स का मतलब आप मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप कर सकते हो। जैसे ही आप अभी तक लगभग जितने लोगों ने भी ज्वाइन किया है ये पेड कोर्स, उनको देखो मैंने प्राइवेट चैनल पे ऑलरेडी ज्वाइन करवा भी दिया है, ठीक है। तो इस डिस्कशन में, इस वीडियो में जो भी था वो देख लिया हमने, और इस वीडियो का जो बचा हुआ पोर्शन है ना वो मैं बता दूं आपको, आप देख, कंप्लीट वीडियो है वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये डेमो है तो आप आराम से देख सकते हो वहां पर भी। ओके, चलिए, कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर देना मुझे। थैंक यू वेरी मच, और बाकी जो है इसका सेकंड पार्ट हम कल डिस्कस कर ही लेंगे।